हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद अस। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगा। जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार द्वारा आपकी बिहार शिक्षक भर्ती की डेट भी आ गई है। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट हैं आपकी। तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा आप लोग, क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक है और टाइम भी हम लोगों के पास बहुत कम है। मैं आपकी कक्षा 7 की एनसीईआरटी मैंने आपकी कक्षा 6 की एनसीईआरटी पूरी करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए मेरे चैनल पर और देखिए जाके। और आज मैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर आपके लिए लेकर आई हूँ, रेसों से वस्त्र तक। 2 चैप्टर मैंने आपके करवा दिए हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे तो देखिए जाके। आपको भी पता है कि क्वेश्चन जो सारे हैं एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी से ही आपके बनेंगे। आइए देखते हैं पहला चैप्टर, 3rd चैप्टर हम लोग का रेसों से वस्त्र तक। देखते हैं क्या दिया हुआ। फर्स्ट रेसा है हम लोगों का ऊन। ऊन के बारे में देखते हैं। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त होती। किस किस से ऊन प्राप्त होती है भाई? भेड़ से प्राप्त होती है, बकरी से प्राप्त होती है, याक से। कुछ जंतु हैं जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। किससे ढके होते हैं भाई? बालों से ढके होते हैं। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। वायु क्या होती है? वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। मतलब इन लोगों के जो बाल होते हैं जंतुओं को भी गर्म रखते हैं, और इससे प्राप्त जो रेशे होते हैं उससे हम लोगों को भी गर्माहट मिलती है। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। ऊन इन्हीं रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। मतलब कि भेड़, बकरी, याक है, इनके जो बाल होते हैं शरीर पे, इसी से हम लोगों को ऊन प्राप्त होती है। हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। कितने प्रकार के? 2। दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। कितने प्रकार के होते हैं? दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम। तंतु रूपी बाल ऊन कार्तिक ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करती है। कैसी ऊन बनाने के लिए? कार्तिक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही पाए जाते हैं। भेड़ों की नस्लों में तंतु रूपी ही पाए जाते हैं। ऊन बाल और ऊँट की 2 तरीके की पाई जाती है। ऊँट नहीं, सॉरी, भेड़। भेड़ में मतलब कुछ ऐसी भेड़ होती है जिसमें 2 प्रकार की पाई जाती है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें कुछ केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तंतु रूपी मुलायम बाल हों जैसे कि विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। कैसी कहलाती है? वर्णात्मक प्रजनन। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। आइए देखते हैं ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन है। भारत के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती है। कितनी? अनेक नस्लें पाई जाती है। देवी, भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में समान रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ही ऊन होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। याक की ऊन कहाँ प्रचलित है? तिब्बत और लद्दाख में। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त होती। किससे? बकरी के बालों से। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त करते हैं। कौन सी? अंगोरा ऊन और अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त करते हैं, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती। कहाँ पाई जाती? जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में। कौन सी ऊन पाई जाती है? अंगोरा। और अभी हमने आपको बताया याक की ऊन कहाँ पाई जाती? तिब्बत और लद्दाख में। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। और कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इससे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शॉल। आपको भी पता है पश्मीना शॉल बहुत फेमस है, तो इन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाली लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। किससे? लामा और एल्पेका। तो याक की ऊन कहाँ से मिलती है? तिब्बत और लद्दाख से प्रचलित होती है। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती? अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त होती है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और 3rd पॉइंट कौन सा है? और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले कौन है? लामा और एल्पेका। ठीक है, अच्छे से याद रखिए। रेशों से ऊन तक। आइए देखते हैं रेशों से ऊन तक। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। मतलब उनको बालों को काटते हैं फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाते हैं। भेड़ पालन और प्रजनन जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में किया जाता है। कहाँ किया जाता है?
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में किया जाता है। भेड़ शाकाहारी होती है। भेड़ कैसी होती है हम लोगों की? शाकाहारी होती हैं और वह घास और पत्तियां पसंद करती हैं। भेड़ पालक पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज से तिल निकाल कर लेने के बाद पचा पदार्थ और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। मतलब सर्दियों में इनको घरों के अंदर रखा जाता है और पत्तियां, अनाज और सूखा चारा इनको खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिसकी बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। नेक्स्ट है, जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। मतलब जब उनकी वृद्धि अच्छे से हो जाती है तो उनके बालों को काट लिया जाता है ऊन के लिए। रेशों से ऊन संसाधित करना। आइए देखते हैं कि रेशों से ऊन हम लोग कैसे संसाधित करते हैं। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया उनकी कटाई कहलाती है। समानता बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सकें। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। मतलब जो बाल होते हैं ऊनी रेशे प्रदान करते हैं, उन्हीं ऊनी रेशों को मतलब संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। त्वचा रहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल, गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाती है। मतलब उनके बालों को उतार कर उसके बाद उनको अच्छे से धुला जाता है, ठीक है, ताकि उनकी चिकनाई और जो धूल के गर्द मतलब धूल के जो कण हैं वो अच्छे से निकल जाए। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अभिमार्जन कहते हैं। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। बालों में छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे बर कहलाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। मतलब कैसी होती? काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती, इसलिए इसमें कलर किया जाता है। रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उसे धागा बनाया जाता है। मतलब इनको पहले सीधा किया जाता है, फिर इनको सुलझाया जाता है, फिर लपेट कर धागा बनाया जाता है। ठीक है, लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किए जाते हैं। आइए देखते हैं व्यावसायिक संकट। मतलब व्यावसायिक संकट क्या है? ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा होता है क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। कौन से जीवाणु? एंथ्रेक्स, ये अच्छे से याद रखिएगा, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है जिसे सब सोटर्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगर द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं रेशम। देखते हैं रेशम में क्या दिया है हम लोगों को। रेशम, सिल्क के रेशे भी जानतव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर पूछा भी जाता है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है हम लोगों का? सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम कीट का जीवन चक्र। आइए देखते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है। मादा रेशम कीट अंडे देती। कौन देती भाई? मादा देती है, जिनसे लार्वा निकालते हैं जो कैटरपिलर झिल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो कैटरपिलर झिल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। यह आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है। क्या कहलाता है? प्यूपा कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बना लेता है। क्या बना लेता है? इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थानों में बने रहने में सहायता करता है। कहाँ सहायता करता है? अपने स्थानों में बने रहने में। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है।
सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, मतलब छोड़ता है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है। किससे ढक लेता है? रेशम के कीटों से, रेशम के रेशों से ढक लेता है। यही आवरण कोकून कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भाई? रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। किससे किया जाता है रेशम का धागा? रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। मतलब जो रेशम कीट होते हैं वो एक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुझता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अतः टरस रेशम, मूंगा रेशम, कोशा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जाता है। किसको रंगा जाता है? रेशम को रंगा जाता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय। कैसा है? प्राचीन है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। मतलब जो भारत है वो रेशम का बहुत अधिक उत्पादन करता है। भारत में रेशम से संबंधित तथ्य देखते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, अच्छे से देखिएगा। भारत में केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्षेत्र बहरामपुर में 1943 में स्थापित किया गया। 1943 में कहाँ किया गया? बहरामपुर में स्थापित किया। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1949 में रेशम बोर्ड की स्थापना की गई थी। किसमें? 1949 में रेशम बोर्ड की स्थापना की गई थी। केंद्रीय इरी अनुसंधान संस्थान मेंदी पाथर मेघालय में एवं केंद्रीय टरस अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रांची झारखंड में स्थित है। रेशम कीट की कई प्रजातियां हैं। भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट का पालन किया था। भारत में सबसे अधिक किसका किया जाता है? शहतूत रेशम कीट का। और इसकी भारत में स्थापना कब हुई थी? रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1949 में रेशम बोर्ड ने की थी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये आपका भाई। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के साथ साथ 5 किस्मों के रेशम मलबरी, टरस, ओक, टरस, इरी और मूंगा सिल्क का उत्पादन करने वाला अकेला देश है। और यह चीन में सबसे बड़ी मात्रा में मलबरी और कच्चे सिल्क और रेशमी वस्त्रों का आयात करता है। भारत के कुल रेशम उत्पादन में मलबरी किस्म के रेशम का उत्पादन 89% है। इरी किस्म के रेशम का उत्पादन 8.6% है। टरस किस्म के रेशम का उत्पादन 2% है और मूंगा किस्म के रेशम का उत्पादन 0.4% होता है। इस चीज़ को आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। विश्व के कुल रेशम उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है भाई? 18% भारत का हिस्सा है। देश के कुल रेशम उत्पादन का लगभग 50% कर्नाटक में होता है। इसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। मतलब 50% तो कर्नाटक ही है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है आपका। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का हिस्सा कितना है भाई? 3% है। रेशम उद्योग पर्यावरण के लिए लाभकारी होने के साथ साथ फैशन उद्योग के लिए भी लाभकारी हैं। किसके लिए? फैशन उद्योग के लिए भी लाभकारी हैं। कोकून से रेशम तक आइए देखते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकून को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। मतलब कोकून को पहले एकत्रित करते हैं, फिर उनके रेशम के फाइबर उनसे प्राप्त किए जाते हैं। आइए देखते हैं, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योग में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। मतलब किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है भाई? महिलाओं की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसके लिए? रेशम उत्पादन के लिए। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। रेशम कीट के पालन कोकून में से रेशम को निकालते और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकांशतः महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। मतलब ये कार्य हैं जो वो महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं।
अपने उद्यम द्वारा वो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। कौन देती हैं भाई? महिलाएं देती हैं। रेशम कीट पालन, आइए देखते हैं रेशम कीट पालन के बारे में। देखो, कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। कितने देती है भाई? एक बार में देखो सैकड़ों अंडे देती है। पालक मतलब किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियां, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थिति में रखते हैं। जो किसान होते हैं, जो भी इनको पालते हैं, वो उन लोगों को उचित स्थिति देते हैं, उचित ताप देते हैं, आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जा सकता है, ठीक है, जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। और यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों में नई पत्तियां आती हैं। कब किया जाता है? जब शहतूत के पत्तियों में नई पत्तियां आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और आमाप या साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। कीटों को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है और 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कच्छों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैंक या टहनियाँ रख दी जाती है, जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं, जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। रेशम का संसाधन रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। ढेरी का उपयोग किया जाता है। कोकून को दूध में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। या तो पानी में उबाला जाता है, दूध में रखा जाता है या भाप में रखा जाता है। इस क्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं, मतलब इसी क्रिया में रेशम के जो फाइबर हैं उसे अलग हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकलने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है, जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं, मतलब इन्हीं धागों से बुनकरों द्वारा रेशम के वस्त्र जो होते हैं बुने जाते हैं। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मतलब क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के बन सकते हैं। फर्स्ट है आपका, रेशम कीटों से रेशम तथा ऊन भेड़, बकरी, याक से प्राप्त किए जाते हैं। देखो, ये तो मैं बताया, रेशम और ऊन जानतव रेशे हैं। ऊंट, लामा, एल्पेगा के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है, ठीक है। भेड़ के शरीर से बालों को उतार कर पहले अभिमार्जन व छटाई की जाती है, फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। रेशम फाइबर प्रोटीन से प्राप्त होता है। किससे? फाइबर प्रोटीन से प्राप्त होता है आपका। कोकून से रेशम के रेशों को निकाल कर उनका संसाधन किया जाता है। किससे किया जाता है? कोकून से निकाल कर किया जाता है। इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। बुनकर किससे बनते हैं? रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। देखिए, इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया। देखो, पहले जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, याक की ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? तिब्बत और लद्दाख से होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाने वाले क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अंगोरा ऊन, अंगोरा नस्ल की कहाँ से प्राप्त होती है? बकरियों से प्राप्त होती है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और जो ऊँट से ऊन प्राप्त होती है वो कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। और कहाँ? लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। किससे? मतलब ऊँट कहाँ पाए? दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, और लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके, तभी मैं बार बार आपको बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट आपको जैसे और है, रेशम से संबंधित तत्व में से मैंने आपको बताए थे 2.3 कि जो रेशम का जो स्थापना हुई थी, मतलब इनको बढ़ावा देने के लिए स्थापना कब हुई थी? 1949 में रेशम बोर्ड की स्थापना की गई थी। और आपको मैंने एक बताया था, भारत में केंद्रीय रेशम अनुसंधान परिषद बहरामपुर, ये कहाँ पे स्थित है? 1943 में स्थित किया गया था। इन पॉइंटों को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हैं आपके। और भारत जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपको पता है। और यहाँ पे सबसे 5 किस्में पाई जाती, कौन सी? मलबरी, टरस ओक, टरसरी और मूंगा की सिल्क। और सबसे ज़्यादा जो है मलबरी किस्म के पाए जाते हैं 89%, और रेशम
और इरी किस्म के कितने पाए जाते हैं? 8.6% पाए जाते हैं, और टरस किस्म के 2%, और मूंगा किस्म के 0.4%। ये जो सारे पॉइंट हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आज के लिए आपका इतना ही रखते हैं। आज आपका 3rd चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और 4th चैप्टर है आपका ऊष्मा, वो मैं आपका नेक्स्ट क्लास में लूँगी। आप लोग अच्छे से NCERT पढ़ लीजिएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखो ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भाई ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, आप करते नहीं हैं। थैंक यू सो मच, और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिएगा, सबका पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।